आईपीएल की शुरुआत हुई और पहला मैच चेन्नई और आरसीबी के बीच, और फेवरेट मेरी चेन्नई की टीम पहला मैच जीत गई। और इस तरीके से आईपीएल का आगाज़ हो चुका है। अब अगले करीब 2 महीने बड़े अच्छे गुजरेंगे। आज भी 2 मैच है, कल भी मैच है, तो अब रात का वक्त थोड़ा सुकून से गुजरेगा मैच को देखते हुए। तो आप लोग भी आईपीएल एंजॉय कीजिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मैंने अभी आपको जबलपुर की एक कहानी सुनाई थी इसी हफ्ते की शुरुआत में कि एक रेलवे के अफसर राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे की उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई थी। राजकुमार विश्वकर्मा की लाश एक पन्नी में लिपटी हुई किचन में मिली थी और उनके 8 साल के बच्चे की लाश पन्नी में लिपटी हुई फ्रिज के अंदर मिली थी। घर में 3 ही लोग थे, राजकुमार और उनका 8 साल का बेटा और 16 साल की एक बेटी। लेकिन वारदात के बाद बेटी कहीं नहीं थी। बाद में पुलिस ने तफ्तीश की, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज मिला और उसमें वो 16 साल की बेटी उसी रेलवे कॉलोनी में रहने वाले अपने एक पड़ोसी के साथ, जिसका नाम मुकुल है, देखी गई। फिर उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की। आज इस इंसिडेंट को हफ्ता भर बीत चुका है। लड़की की उम्र है 16 साल, इसलिए उसका नाम लूंगा नहीं, नाबालिग है, और लड़का 20 साल का है, मुकुल सिंह। पिछले 1 हफ्ते से इन दोनों ने पुलिस को नचा कर रखा है। पहले पुलिस को लगा था कि सीसीटीवी फुटेज शहर दर शहर इनको ढूंढते हुए वो उस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये लड़का साउथ इंडियन की क्राइम थ्रिलर मूवी का शौकीन था और जिस तरीके से उसने इस पूरे मर्डर को प्लान किया, अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें छन कर आ रही, और जिस तरीके से मर्डर के बाद कैसे पुलिस को चकमा देना है, उसने बाकायदा उसकी भी तैयारी की थी। और उसने अब तक जो जो किया है, कैसे पुलिस की पूरी कई टीमें 1 हफ्ते से लगातार शहर दर शहर, स्टेट दर स्टेट इन दोनों के पीछे है, लेकिन कहीं हाथ नहीं आ रहे। ये इतने होशियार और चालाक हैं क्योंकि इन्होंने सारा तरीका पुलिस से बचने का वही अपनाया है जो साउथ की किसी क्राइम थ्रिलर मूवी में दिखाया जाता है। एक चीज़ जो क्लियर हो गई अब तक की तफ्तीश में पुलिस को, वो ये कि इस डबल मर्डर में सिर्फ मुकुल सिंह अकेला नहीं, बल्कि ये लड़की भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये लड़की क्यों इन्वॉल्व होगी? अपने ही फादर और अपने ही भाई के कत्ल के लिए। तो पीछे जाकर पुलिस ने इस कहानी को टटोला। पता चला कि फादर को पता चल चुका था कि इस लड़की और उसके पड़ोसी मुकुल सिंह के बीच में दोस्ती है, गहरी दोस्ती है। शायद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और एक आध बार उन्होंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद ये हुआ कि चूंकि मुकुल सिंह की वाइफ की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी बीमारी से, तो अब घर में सिर्फ वो थे, उनकी बेटी और बेटा। अब उनका काम रेलवे में ऑफिस भी जाना है, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस में रहना है। घर में बेटी और बेटा है, बेटा 8 साल का है, और उन्हें यह भी पता है कि ये बेटी जो है उससे मिलती है। तो जब उन्हें सबूत मिल गया तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि हमेशा वो अपनी बेटी को साथ रखते थे, कभी उसको अकेले बाहर जाने नहीं देते थे। और जब ऑफिस जाते थे तो ऑफिस जाने से पहले भी घर के दरवाजे के बाहर ताला लगा कर जाते थे, और उसके बाद जब ऑफिस से लौटते थे तब खुद ताला खोलते थे। यानी जितने देर राजकुमार विश्वकर्मा अपने काम पर होते, ड्यूटी पर होते, उतनी देर तक उनकी बेटी घर के अंदर कैद होती। ये पहली चीज़ थी। इसके बाद अब पहले पिपरिया भेज दिया था इसी लड़के से दूर रखने के लिए, लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया तो उसको मजबूरन लाना पड़ा जबलपुर। जब एग्ज़ाम के लिए बेटी को लेकर आए तो भी एग्ज़ाम तक ले जाना, एग्ज़ाम के बाद घर पे छोड़ना, और इस बीच में अगर कहीं बाहर जाना है तो दरवाजे में ताला लगा कर जाना, ये राजकुमार विश्वकर्मा की रूटीन या आदत थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पड़ोसी मुकुल से मिलने की कोशिश करेगी, तो 24 घंटे उस पर नज़र रखते थे। और उनकी बेटी इसी कैद से निकलने के लिए बेचैन थी। सितंबर 2023 में जब पहली बार राजकुमार विश्वकर्मा को मुकुल और उनकी बेटी के इस दोस्ती के बारे में पता चला था, तब बाकायदा उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी अपनी बेटी के ज़रिए। लेकिन 1 महीने के बाद मुकुल ज़मानत पर इसलिए बाहर आ गया क्योंकि तब भी उनकी बेटी ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। और बाकायदा जब कोर्ट में ये हुआ कि चूँकि मामला पॉक्सो का भी था, तो कंप्लेंट तो दर्ज, तो बयान भी देना है, तो पिता ने सब कुछ समझाया, लेकिन बेटी ने अदालत में जाकर
मुकुल के सपोर्ट में बयान दे दिया और उसने कहा कि नहीं, उसने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, मुझे कहीं तंग नहीं किया। और उसी के बयान की वजह से 1 महीने के बाद इस संगीन एक्ट के बावजूद पॉक्सो के जो मुकुल था उसको रिहाई मिल गई और वो ज़मानत पर बाहर आ गया। इससे पिता नाराज़ थे और उसके बाद उन्होंने पिपरिया भेज दिया। एग्ज़ाम के लिए लाए थे और अब लाने के बाद, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 17 मार्च, यानी कि जिस दिन राजकुमार विश्वकर्मा और उनके बेटे की मौत हुई उससे 2 दिन बाद की बात है, 15 मार्च की सुबह दोनों की लाश मिली थी घर में। 17 मार्च को राजकुमार विश्वकर्मा अपनी बेटी को वापस एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पिपरिया भेजने की तैयारी कर चुके थे, अपने छोटे भाई के घर जहाँ वो पहले रह रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो रेलवे कॉलोनी में रहे, वो ऑफिस में होते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उस लड़के से मिले। 17 मार्च को जाना था, ये बात उनकी बेटी को भी पता था। अब किसी तरह उसने मुकुल तक ये बात पहुंच गई। अब ये हुआ कि अगर एक बार इस एग्ज़ाम के बाद पिपरिया भेज दिए गए तो फिर वहाँ चाचा के घर पर बिल्कुल भी और आज़ादी नहीं मिलेगी, कहीं जा नहीं पाएंगे, कहीं मिल नहीं पाएंगे, तो क्या करें। तो कहते हैं कि यहीं से प्लानिंग शुरू हुई, यानी कि 17 मार्च को जाना था और उससे पहले ये हुआ, क्योंकि ये चुपचाप फ़ोन पे बात कर लिया करती थी। तो जब ये बातचीत हुई तो फिर ये हुआ कि जो भी करना है 17 मार्च से पहले करना है। अब ये दोनों इतने ज़्यादा वो थे कि कोई उनके ऊपर कोई कैसे पहरा लगा सके, तो उन्होंने कहा क्या करना, उन्होंने कहा जो भी करना, बस हमें आज़ादी चाहिए। 15 मार्च से मुकुल ने इस दोहरे कत्ल की तैयारी शुरू की। उसने इस कत्ल के लिए पूरा इंतज़ाम फिल्मी स्टाइल में किया। उसे पता था कि इस घर में हमेशा ताला लगा होता है और ताले की चाबी राजकुमार विश्वकर्मा अपने पास रखते हैं, पर उसे पता था कि इस घर में एक पीछे का भी दरवाज़ा है और वहाँ भी एक ताला लगा होता है। आगे के ताले को खोलना मुश्किल है क्योंकि लोग देख लेंगे, पीछे के ताले को खोलना आसान है, लेकिन चाबी जो है वो उनकी बेटी कभी बरामद नहीं कर पाई, तो फिर वह पीछे का ताला कैसे खोलेंगे, निकलेंगे कैसे, अंदर वो जाएगा कैसे। तो ये हुआ कि गैस कटर से ताला खोल सकते हैं, ये भी फिल्म से सीखा मुकुल ने। लेकिन फिर ये कि गैस कटर से भी थोड़ा शोर होगा, तो ये वाकई नहीं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और बहुत जो भी मेथड है, और पीछे की तरफ लोग थोड़ा सन्नाटा है क्योंकि घर का पिछला इलाका है, तो वहाँ पे लोग भी नहीं होते हैं। उसने हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो गैस कटर से लेके बाकी जितनी चीज़ें की ज़रूरत थी ऑनलाइन ऑर्डर करता, और जो एड्रेस देता वो अपने घर का नहीं देता, रेलवे कॉलोनी का, क्योंकि घर वाले पूछते ये क्यों मंगा रहा है गैस कटर और ये, बल्कि एड्रेस देता अपने बराबर के उसी मदन महल पुलिस स्टेशन का। करीब था, फादर रेलवे में सेफ्टी अफसर थे मुकुल के, तो उसे मालूम था रेलवे स्टेशन से हम जाकर ले लेंगे। तो रेलवे स्टेशन का ऑर्डर देता, जैसे ही वहाँ पर वो डिलीवरी बॉय पहुँचता, जिस भी कंपनी का ये ऑर्डर देता, वो उसको फ़ोन करके कहता कि बस मैं पहुँच गया, 2 मिनट में ये पहुँच जाता, और रेलवे स्टेशन से सारी चीज़ें कलेक्ट करता और लाकर अपने घर के गैराज में चुपचाप रख देता, जहाँ इसकी स्कूटी होती, तो घर वालों को पता ही नहीं चला। सारी चीज़ें जब इकट्ठे हो गई तो फिर उस रात की कहानी आई। ये पूरी रात जागा, लड़की को भी इसने बता रखा था। सबसे पहले ये जाकर इसने चौकीदार को देखा, ये सारे सीसीटीवी फुटेज में कैद है। थोड़ी देर तक देखा कि चौकीदार जाग रहा है, उसके बाद में इसे एहसास हुआ जब रात के 2 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया कि चौकीदार सो गया है, और उसने इससे पहले रेकी की थी कि चौकीदार पूरी रात ड्यूटी नहीं देता है। तो जब वो सो गया तो फिर ये निकलता है, घर के चक्कर काटता है, गैराज में जाता है, गैराज से वो सारे गैस कटर और बाकी चीज़ें, दस्ताना भी ख़रीद कर लाया था क्योंकि इसे पता था कि फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान मौका वारदात पर नहीं छोड़ना है। ये भी साउथ की फिल्मों से सीखा। उसके बाद ये पीछे की तरफ जाता है, गैस कटर से ताला काटता है, घर के अंदर दाखिल होता है, और उसके बाद चूँकि लड़की को भी सब कुछ पता था, फिर किसी वजनी चीज़ से ये पहले राजकुमार विश्वकर्मा पर हमला करता है नींद की हालत में। पहले ही वार में वो शायद बेहोश हो गए थे, और फिर छोटे भाई को। टोटल 12 बार हमला किया गया राजकुमार विश्वकर्मा के सर और जिस्म पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई, और 6 बार उस 8 साल के बच्चे के सर पर। जब ये हो गया कि अब ये दोनों मर चुके हैं, तो फिर वो निकला नहीं, आराम से रात को करीब 2 से 3 के बीच में दाखिल हुआ था, वहीं बैठा रहा। बैठने के बाद इन लोगों ने फ्रिज से और बाकी जो घर में सुबह ब्रेकफास्ट किया, पूरी प्लानिंग की, और जब सुबह हो गया
क्योंकि इसे लगा कि रात को निकलेंगे कोई देख ले। सुबह तो बहुत सारे लोग टहलते वहलते रहते हैं और पीछे की तरफ से इसको निकलते हुए कोई देख नहीं सकता। तो सुबह होने के बाद ये पीछे से निकलता है उसी रास्ते से जिससे दाखिल हुआ और उसके बाद अपना घूमते हुए अपने घर पहुंचता है। घर जाने के बाद बाकायदा घर वालों को शक्ल दिखाता है, स्कूटी उठाता है और फिर निकल जाता है। उसके जाने के बाद अब लड़की वहाँ से उसी पीछे के रास्ते से निकलती है और चौक दोनों में टाई अप हो चुका था। जैसे ही वो गेट से बाहर स्कूटी पे निकलता है 3 मिनट के बाद लड़की उसके पीछे निकल लेती है और फिर वो वहाँ से स्टेशन, पार्किंग, ये मैंने आपको पहले सुनाया। आखिरी लोकेशन इनका मिला जो कटनी है। कटनी के बाद इनका लोकेशन मिला पुणे। टीम पुणे गई। पुणे के बाद इन्होंने क्या एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। वहाँ इसने पेमेंट भी जो किया वो अपने फादर के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो था उससे। फॉरेन पुलिस की टीम अब वहाँ भागी, लेकिन ये हर जगह पुलिस के आने से पहले ही निकल लेते, क्योंकि पुलिस ने जो इनका पैटर्न देखा वो ये है कि ये किसी भी जगह पर 6-8 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकते। जिस जगह रात गुजारनी है वहाँ पे भी ये लेट पहुँचते और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल लेते ताकि जब तक पुलिस पहुँचे ये निकल लें। फिर ये पुणे से कई जगह होते हुए आखिरी इनका लोकेशन विशाखापट्टनम में मिला है। अब विशाखापट्टनम क्यों? एक तो ये कि ये लड़का जो है इसने 12वीं तक की पढ़ाई की। पिता चाहते थे इसके कि और पढ़ाई करे तो इसको विशाखापट्टनम भेजा था, लेकिन ये पढ़ाई में मन नहीं लगा या शायद इस लड़की की वजह से मन नहीं लगा, ये वापस लौट आया पढ़ाई छोड़कर, तो यहीं रहता था। तो विशाखापट्टनम के बारे में जानकारी थी। अब पुलिस विशाखापट्टनम पहुंच गई, लेकिन वहाँ पे भी इसका कोई सुराग नहीं मिला। तो पुलिस का कहना है कि एक तो ये भीड़ भाड़ वाली जगह पर रह रहा है, 5 से 6 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजारता नहीं है और इससे पहले कि पुलिस पहुँचे निकल लेता है। गैस कटर जब इसने मंगाया तो उस गैस कटर को पहले चलाने का तरीका भी सीखा है। उससे पहले मालूम नहीं था कि गैस कटर को कैसे चलाते हैं, तो ये सारी भी ट्रेनिंग ली। इसने 2 प्लान बना रखे तो उस रात कत्ल के भी। एक उसे पता था कि अगर चाबी मिल गई तो ठीक, लड़की खोल देगी, वो पीछे से फेंक देगी, ये बाहर से अंदर आ जाएगा, और नहीं तो पीछे का गैस कटर से खोलना है। तो पहले ही नाकाम हुई, चाबी उस लड़की को मिली नहीं क्योंकि उसके फादर चाबी को हमेशा अपने पास रखकर सोते थे। तो फिर पीछे से वो गया। इसके बाद पुलिस के हिसाब से एक साउथ इंडियन फिल्म है, हालांकि उसका भी नाम लेने के लिए मना किया गया है, जिसको सबसे ज़्यादा बार इस लड़के ने देखा था। और इत्तेफाक से उस फिल्म में 2 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। एक मर्डर, हालांकि मर्डर के सीन वहाँ पे सिचुएशन दूसरे हैं, लेकिन पुलिस को चकमा कैसे देना है वो लगभग वही है जो ये लड़का कर रहा है। तब उस पुलिस की टीम भी जो है उस फिल्म को, जिस फिल्म में ये बचने के सारे तरीके बताए गए हैं, उसके ज़रिए उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो फिल्म में है तो ये आगे आगे क्या कर सकता है। MP, महाराष्ट्र, फिर आपके विशाखापट्टनम, उसके आसपास कई जगहों पे पुलिस की टीम घूम रही है। लेकिन आप ये देखिए कि एक 20 साल का लड़का और एक 16 साल की लड़की, उसने इन सारे पुलिस की टीम को इस वक्त परेशान कर रखा है। और वजह वही है, उस लड़के के दिमाग में क्राइम थ्रिलर और पूरी सीन ऑफ क्राइम, कैसे फिर बचना है। मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मजबूरी है पैसे में यूज़ करना, तो जहाँ यूज़ करता है उसके बाद यूं गायब। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन के हमेशा करीब रहता है, भीड़ भाड़ के बीच में रहता है, ताकि अगर पुलिस को लोकेशन पता भी किसी तरह चले तो उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर ये दोनों निकल लें। तो इस सारे पैटर्न को देखते हुए अब पुलिस उसी फिल्म के ज़रिए इन दोनों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इस लड़के की ख़ास तौर पर दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, उम्मीद तो है, जो पुलिस सोर्सेज हैं उनका कहना है कि हम बहुत करीब हैं और अब बहुत ज़्यादा वो दूर तक भाग नहीं सकता है। इस बीच में उसके फादर और उनके ज़रिए भी बात हुई, जो लड़का आरोपी है। फादर अपने इस बेटे की हरकत की सच्चाई जानने के बाद, रेलवे में सेफ्टी अफसर है, वो एक अस्पताल में एडमिट है क्योंकि उन्हें धक्का भी लगा है। अब पुलिस की कोशिश जारी है और मुझे लगता है होली से पहले शायद ये दोनों पुलिस के शिकंजे में हो। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अनिल कुमार तिवारी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल। और ये भेजा है अमित, शारदा, अंकिता और आयुष ने। तो अनिल कुमार तिवारी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई।
चंद्रशेखर शिंदे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चंद्रशेखर जी। और ये भेजा है वनीता शिंदे जी ने, उनकी पत्नी है। विप्लव का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विप्लव, और ये भेजा उनके भाई पल्लव ने। इसके अलावा शुभजीत मुखर्जी, इनका कल बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शुभजीत। साथ ही मुक्ता, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मुक्ता जी। और ये भेजा है काजल, श्वेता और उनकी मम्मी ने। बहुत सारे लोगों ने एक चूरू के फॉलोअप के बारे में पूछा। चूरू, जिस घर में लगातार रहस्यमय आग लग रही थी, 3 मौत हो गई थी। तो ये बता दूं कि मैं भी जानने के लिए बड़ा वो बेचैन हूँ। अभी तक जिस बच्चे की कब्र से लाश निकाली गई थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन असल में पुलिस विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई पॉइजन या ऐसी चीज़ दी गई है केमिकल, तो विसरा से ही पता चलेगा, पोस्टमार्टम से नहीं। तो उसमें आने में वक्त है। फॉरेंसिक टीम ने उस घर में आग लगने के तमाम जो सैंपल उठाए थे, उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। शायद अगले 1-2 दिन में ये भी आ जाए। तो मुझे लगता है होली या होली के बाद अगले दिन इस चूरू केस में भी खुलासा हो सकता है। और अगर खुलासा इस 3 ये मौत नेचुरल है, तो फिर तो कुछ और निकलेगा। लेकिन अगर गड़बड़ हुआ किस रिपोर्ट में, तो फिर ये 3 मर्डर का केस बन जाएगा। देखिए क्या होता है। तो कहानी में आज इतना ही। अब कल आपसे मुलाकात होगी, कल संडे है। फॉलोअप में 15 महीने हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला गया था, श्रद्धा आफ्ताबपुरा वाला केस। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में किस सुस्त रफ्तारी से ये केस आगे बढ़ रहा है। कल फॉलोअप में, इसके बाद है परसों होली। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। कल भी विश करेंगे फॉलोअप में। तो मंडे को हम लोगों की भी छुट्टी होगी होली की। तो कल फॉलोअप, उसके बाद मंडे छुट्टी। ट्यूसडे को किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।